नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सत्ता के सभी न्यूज मित्रों का स्वागत है। सबसे पहले सत्ते पे सत्ता, यानी 7 खबरें और दिलचस्प जानकारियां एक साथ। सबसे पहले बात सुपर पावर की। सुपर सत्ता का काउंटडाउन जारी है। कल अमेरिका में फाइनल काउंटिंग होगी। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस के बीच कड़ा मुकाबला है। जीत किसकी होगी इस वक्त बताना मुश्किल है। आज सत्ता में उन सीटों की जानकारी देंगे जो गेम चेंजर बन सकती हैं, और वहां ट्रंप और कमला हैरिस में कौन आगे है इसकी जानकारी भी देंगे। आपको टीवी9 भारतवर्ष पर अमेरिकी चुनाव की सारी जानकारी सबसे पहले मिलेगी। अमेरिका के 5 शहरों में टीवी9 के संवाददाता मौजूद हैं। चुनावी माहौल हिंदुस्तान में भी है। आज पीएम मोदी चुनावी राज्य झारखंड में थे, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार, परिवारवाद और घुसपैठिए को मुद्दा बनाकर सियासी विरोधियों पर ट्रिपल प्रहार किया। झारखंड के गढ़वा और चाईबासा में पीएम ने जनसभा को संबोधित करते हुए और भी कई हमले किए। इस पर हमने सत्ता की न्यूज रील तैयार की है। भारत में चुनावी माहौल के साथ साथ त्योहारों वाला माहौल भी है, जिसका असर चुनावों पर भी दिख रहा है। आज चुनाव आयोग ने यूपी, पंजाब और केरल में विधानसभा उपचुनाव की तारीख बदल दी। अब तीनों राज्यों में 13 नवंबर की जगह 20 नवंबर को मतदान होगा। सत्ता में आज कुछ तस्वीरों और कुछ कहानियों से कनाडा की ट्रूडो सरकार को बेनकाब करेंगे। कनाडा के ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर पर हमला किया गया है। हिंदुओं के साथ मारपीट की गई है। उन्हें लाठी डंडों से पीटा गया है और इस पर ट्रूडो धार्मिक ज्ञान दे रहे हैं। विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। प्रयागराज में महाकुंभ तो 2025 में शुरू होगा, लेकिन धार्मिक महासंग्राम अभी से ही शुरू हो चुका है। महाकुंभ में मुसलमानों की खाने पीने की दुकान को लेकर शुद्धता वाले सवाल उठ रहे हैं। यहां तक कि अखाड़ा परिषद ने रोक लगाने का प्रस्ताव भी दिया है। इस पर कैसे क्लेश शुरू हो चुका है, ये भी आपको बताएंगे। एक और क्लेश आज जम्मू कश्मीर विधानसभा में देखने को मिला, जब पीडीपी के आर्टिकल 370 वाले प्रस्ताव पर हंगामा शुरू हो गया। बीजेपी ने इसका विरोध किया और सीएम उमर अब्दुल्ला ने भी कहा कि बिना चर्चा के ये प्रस्ताव लाने का कोई मतलब नहीं है। दुनिया के फिट देशों की लिस्ट भी आ गई है। सिंगापुर नंबर 1 पर है। फिटनेस में दूसरे नंबर पर जापान है, जबकि भारत 112वें नंबर पर है। फिट देशों की रैंकिंग को हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, सक्रिय जीवन शैली और बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाओं के आधार पर तैयार किया गया है। सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात करते हैं हिंदुओं पर हुए उस हमले की, जिसने पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है, जिसने ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या अब कनाडा में भी हिंदू सुरक्षित नहीं है। क्या कनाडा में रह रहे 8 लाख हिंदू खतरे में हैं? इन सवालों की वजह है ये वीडियो जो कनाडा से आया है। यहाँ पर हिंदुओं और हिंदू मंदिरों के विलन कट्टर खालिस्तानी हमलावर हैं। ये वो गुंडे हैं जो दिन दहाड़े हिंदुओं पर धावा बोल रहे हैं, जिन्हें ना पुलिस का भय है ना कानून का डर, जो चुन चुन कर हिंदू मंदिरों पर आक्रमण करते हैं, मंदिरों में तोड़फोड़ करते हैं, मंदिर में मौजूद श्रद्धालुओं से मारपीट करते हैं और खालिस्तान के पक्ष में नारे लगवाकर वहां से चले जाते हैं। ये मॉडल बिल्कुल वैसा ही है जैसा क्रूर बर्ताव हिंदुओं के साथ पाकिस्तान में हो रहा है, बांग्लादेश में हो रहा है। तो प्रश्न है, क्या कनाडा में हिंदुओं पर हमले का ये ढाका मॉडल है? क्या कनाडा में हिंदुओं पर अत्याचार का ये कराची फॉर्मूला है? आज की तारीख में पूरी दुनिया में चिंता का केंद्र बिंदु है अल्पसंख्यक हिंदू। आपको बता दें, ये तस्वीर कनाडा के ब्रैम्पटन शहर की है, जहां रविवार को हिंदू मंदिर में आए लोगों पर खालिस्तान समर्थकों ने धावा बोल दिया। उनके हाथों में खालिस्तानी झंडे भी थे और डंडे भी थे। खालिस्तान समर्थकों ने मंदिर पर अटैक किया, उसके बाद दौड़ा दौड़ा कर श्रद्धालुओं को पीटना शुरू कर दिया। सोशल मीडिया पर इस हमले की कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अब कनाडा के खालिस्तान प्रेमी प्रधानमंत्री ट्रूडो सफाई पर सफाई दे रहे हैं, लेकिन मामला इतना फैल चुका है कि साफ नहीं हो रहा। वहीं पूरी दुनिया में कनाडा की फजीहत हो रही है। आज सत्ता में कनाडा में हिंदुओं पर हुए ऐसे हमलों की चौंकाने वाली कहानी आपको बताएंगे और कुछ सबूत भी दिखाएंगे। लेकिन पहले 3 देश और 3 आंकड़ों के जरिए देखिए कि आज अल्पसंख्यक हिंदू चिंता का केंद्र बिंदु क्यों बन गए हैं। आप जानते ही हैं कि पाकिस्तान में वर्षों से हिंदुओं को सताया जा रहा है। नौबत ये आ गई है कि वहां हिंदुओं की संख्या घटकर सिर्फ 38 लाख रह गई है और इन पर हर वक्त आतंकियों का खतरा बना रहता है। दूसरा मुल्क है बांग्लादेश। इस देश में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ कट्टर विचारधारा को फ्री पास मिल गया है, जो हिंदुओं के प्रति कट्टर है। वही बांग्लादेश की जमात प्रेमी सत्ता के लिए बेटर यानी बेहतर है। वहां की सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं।
उदारता की चाशनी में डूबे हुए भाषण देते हैं, लेकिन हकीकत बहुत कड़वी है। वहां कट्टरपंथी सड़कों पर सक्रिय हैं, सत्ता उनकी मुट्ठी में है और मनमानी फुल स्पीड पर चल रही है, जिसका परिणाम यह है कि वहां 1,31,00,000 हिंदू खतरे में हैं। और अब इस लिस्ट में कनाडा का नाम भी जुड़ गया है। वहां कट्टर खालिस्तानी हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं। ट्रूडो अपने सियासी सन्नाटे का आनंद उठा रहे हैं। परिणाम स्वरूप वहां के 8 लाख हिंदू चिंता का केंद्र बिंदु बन गए हैं। आज आपको कुछ वीडियो के आधार पर विस्तार पूर्वक ये बताएंगे कि आखिर पाकिस्तान और बांग्लादेश का नाम कनाडा के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, क्यों कनाडा को हिंदू विरोधी जमाती गठबंधन में शामिल किया जा रहा है। ये सवाल ब्रैम्पटन में हिंदू मंदिर के हुए हमले के बाद उठ रहे हैं। इसकी कहानी यह है कि कनाडा के ब्रैम्पटन शहर में उच्चायोग ने हिंदू सभा मंदिर के बाहर काउंसलर कैंप लगाया था। ये कैंप भारतीय नागरिकों की जरूरतों को पूरा करने के लिए लगाया गया था। इसमें जीवन प्रमाण पत्र जारी किए जा रहे थे। इसी दौरान खालिस्तान समर्थक वहां पहुंचे और उन्होंने लोगों पर हमला कर दिया। आपको बता दें, हिंदू मंदिर पर हुए हमले का वीडियो कनाडा के कई सांसदों ने ही सोशल मीडिया पर शेयर किया है। जिस तरह पाकिस्तान और बांग्लादेश अपने देश में हिंदुओं पर हो रहे हमलों के बारे में कूटनीतिक बयान देते हैं, सभी धर्मों की रक्षा की बात रस्म अदायगी की तरह कहते हैं, ठीक उसी तरह कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की प्रतिक्रिया भी आई है। ट्रूडो ने कहा है कि ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में हिंसा को स्वीकार नहीं किया जा सकता है। हर कनाडाई को अपने धर्म का स्वतंत्र और सुरक्षित तरीके से पालन करने का अधिकार है। एक तरफ खालिस्तान प्रेमी ट्रूडो डिप्लोमेटिक बयान दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदू मंदिर में तोड़फोड़ और मारपीट की घटना पर भारत में चिंता जताई जा रही है। ओटावा में भारतीय उच्चायोग ने कहा है कि टोरंटो के पास ब्रैम्पटन में हिंदू सभा मंदिर में भारत विरोधी तत्वों ने जानबूझकर हिंसा की। ये भारतीय नागरिकों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है। सोचिए, भारत ये कह रहा है कि जानबूझकर हिंसा की गई और ट्रूडो धार्मिक स्वतंत्रता का ज्ञान दे रहे हैं। यही इस वीडियो की असलियत है। यही कनाडा में हिंदुओं पर हो रहे अटैक का ढाका मॉडल है, कराची फॉर्मूला है, जहां सत्ताधीश ऐसे लोगों को संरक्षण भी देते हैं और दुनिया को दिखाने के लिए ज्ञान भी देते हैं। जबकि एक सच्चाई ये भी है कि ट्रूडो अपने ही घर में घिरे हुए हैं। कनाडा में विपक्ष के नेता ट्रूडो को नसीहत दे रहे हैं, जबकि ब्रैम्पटन के मेयर पैट्रिक ब्राउन ने कहा है कि धार्मिक स्वतंत्रता कनाडा में आधारभूत मूल्य है। हर किसी को अपने पूजा स्थल पर सुरक्षित महसूस करना चाहिए। फिलहाल कनाडा में हमले के बाद हिंदू दहशत में हैं। अब भी कई इलाकों में तनाव है। बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती की गई है। सिर्फ 120 सेकंड की न्यूज रील में पूरी कहानी को आप भी देखिए। Oh my God, they are entering in the temple. हम लोग वहाँ पर गए और हमने जो देखा, इट वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट थ्रू आउट द डे, कह सकते हैं 4-5 घंटे जो वो लोग वहाँ पर जो भी तादाद थी 50-75-100 लोग वहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने प्रोटेस्ट किया। They have crossed that limit and it was not protest but it was a violent way. They just did certain things to give terror effect to the devotees of the Hindu Sabha temple. So they just started going inside the temple premises. They ran after a couple of devotees and they beat them. They damaged couple of cars, I believe so. जो खालिस्तान सपोर्टर एलिमेंट्स है, they want to disrupt this peace and couple of political people are also involved in this particular broil. Oh, man. Clearly, the Canadian government is playing politics with this issue. It is trying to please certain minority groups in Canada and are against their attack on Hindus. Oh, man. कनाडा में सिर्फ हमले ढाका मॉडल वाले नहीं हैं, बल्कि हिंदुओं का आक्रोश भी वैसा ही है जैसा बांग्लादेश के शहरों में पिछले कई महीनों से देखा जा रहा है।
हिंदुओं पर हमले के बाद कनाडा के ब्रैम्पटन में मंदिर के बाहर नारे लग रहे हैं। लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, ट्रूडो की पुलिस और उनकी सरकार की शहर शहर आलोचना हो रही है। वैसे तो कनाडा के पीएम ट्रूडो अपने फैसलों, भारत विरोधी बयान, भारत विरोधी विचार की वजह से लगातार बदनामी झेल रहे हैं, लेकिन इस हमले के बाद हर तरफ ट्रूडो की आलोचना हो रही है। ये पूछा जा रहा है कि क्या ट्रूडो सत्ता के लिए खालिस्तानियों से समझौता कर रहे हैं? क्या ट्रूडो सिर्फ दिखावे के लिए कार्रवाई की बात कह रहे हैं? आप ये न्यूज रील देखिए। Oh my God, they are entering in the temple. परेशानी तो हो रही है और आपकी एजेंसी के नाक के नीचे हो रही है, आपकी पुलिस की नाक के नीचे हो रही है। फिर आप कह रहे हैं हम कोशिश करेंगे। अरे कोशिश नहीं, आप तो उस आग में घी डाल रहे हो। आपको उस आग को बुझाना चाहिए था। ये जो आपने आग में घी डाला, ये उसका असर है कि आज वहाँ पर खालिस्तानी मंदिरों में घुसकर जो तोड़फोड़ कर रहे हैं। इसके लिए वहाँ की सरकार जिम्मेदार है, लेकिन भारत के रिश्ते इतने खराब हो चुके हैं कि सिवाय डिप्लोमेट्स को बुला के हम प्रोटेस्ट के अलावा कुछ नहीं कर सकते। 3 दिन पहले ये सूचना मिली, फिर भी सुरक्षा की व्यवस्था नहीं थी, फिर भी ये हमला होने दिया गया। और ये पहला हमला नहीं है, इसके पहले भी इस तरह के हमले हुए हैं और वहाँ की पुलिस इस मामले में नाकाम रही। जो लोगों ने आतंकवाद फैला रहा है और जहाँ हिंदू मंदिरों पर, हिंदू आस्था पर, हिंदुओं के ऊपर इस प्रकार से आक्रमण हो रहे हैं, उस पर बहुत ही निंदनीय है। बहुत घोर निंदा करना चाहिए और स्वयं सरकार को करना चाहिए। कनाडा में पिछले कुछ समय से हिंदू मंदिरों और भारतीय समुदाय के लोगों पर हमले बढ़ गए हैं। पिछले कुछ वर्षों में ग्रेटर टोरंटो एरिया, ब्रिटिश कोलंबिया और कनाडा में बाकी जगहों पर हिंदू मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। फिर भी ट्रूडो सरकार सिर्फ कागजी निंदा और ज्ञान की वर्षा करने में जुटी है। आपको बताते हैं, जिस जगह पर कल कट्टर खालिस्तान समर्थकों ने हिंदुओं के साथ मारपीट की, वहां हिंदुओं पर हमलों की हिस्ट्री क्या है। नवंबर 2021 में पहली बार ब्रैम्पटन हिंदू सभा मंदिर में तोड़फोड़ हुई थी। 15 जनवरी 2022 को हनुमान मंदिर में यहां पर तोड़फोड़ की गई थी। 25 जनवरी 2022 को इसी शहर में देवी दुर्गा के मंदिर में तोड़फोड़ की गई थी। 30 जनवरी 2022 को मिसिसॉगा में हिंदू हेरिटेज सेंटर में तोड़फोड़ की गई थी। यानी बार बार हमले हो रहे हैं और ट्रूडो सिर्फ तमाशा देख रहे हैं। इसके साथ ही ट्रूडो घिसे हुए बेजान शब्दों की मदद से चिंता जताने की रस्म भी निभा रहे हैं, फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हैं। अब बात करते हैं महाकुंभ की, जो वैसे तो अगले वर्ष शुरू होगा, लेकिन इस पर महासंग्राम अभी से ही शुरू हो चुका है, वो भी हिंदू मुस्लिम वाला महासंग्राम। आपने देखा था यूपी में सावन के महीने में कैसे नेम प्लेट वाला विवाद शुरू हुआ था। अब महाकुंभ में इसका एक्सटेंशन हो चुका है और मुस्लिम दुकान वाला क्लेश शुरू हो चुका है। इसकी वजह है अखाड़ा परिषद का वो प्रस्ताव जिसमें महाकुंभ के दौरान मुसलमानों की दुकान को लगाने पर रोक लगाई गई है। आज सत्ता में हम सभी पक्षों को निष्पक्ष रूप से आपके सामने रखेंगे ताकि आप ये समझ सकें कि आखिर होना क्या चाहिए और हो क्या रहा है। दोनों पक्षों की अपनी अपनी दलीलें हैं, अपने अपने कारण हैं। इसे ध्यान से सुनने और समझने की जरूरत है। आपको पूरी कहानी बताते हैं। दरअसल महाकुंभ में मुसलमानों के खाने पीने की दुकान पर रोक का प्रस्ताव दिया गया है। ये निर्णय अखाड़ा परिषद की ओर से लिया गया है। तर्क ये दिया गया है कि मुसलमानों की दुकानों में शुद्धता की गारंटी नहीं है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात ने प्रस्ताव का विरोध किया है। उसने कहा है कि समाज में बंटवारा होगा। आपको बता दें, अगले वर्ष 13 जनवरी से 26 जनवरी तक महाकुंभ का आयोजन होगा। पूरी दुनिया से यहाँ श्रद्धालु आएंगे। उन मुसलमानों का विरोध किया है जो चाय में थूकते हैं। हमने उन मुसलमानों का विरोध किया है जो जूस में पेशाब मिलाते हैं, जो खाने में गंदी गंदी वस्तु मिलाते हैं। हमने उनका विरोध किया है। ऐसे व्यक्तियों को प्रयागराज कुंभ मेले में जगह नहीं मिले। अखाड़ा परिषद का
ये फिरका प्रस्ताना फैसला करोड़ों हिंदुस्तानियों और अमन पसंद शहरियों के मन को झंझोड़ने वाला है, तकलीफ पहुंचाने वाला है। एकदम सही है। ये इसलिए किया गया है कि देखिए, अगर गैर सनातनी जो सनातन परंपरा को नहीं जानते, जो वहाँ की विचारधारा को नहीं समझते, देवी देवताओं की महत्ता को नहीं जानते, संतों की महिमा को नहीं जानते, वो संतों का क्या खाक सम्मान करेंगे? उससे द्वंद्व ही उत्पन्न होगा और उससे एक न एक विद्रोह ही उत्पन्न होगा। इस तरह के फैसले होंगे और फिरका परस्ती को बढ़ावा दिया जाएगा तो समाज टूटने के कगार पे आ जाएगा, और अगर समाज टूटा तो ये देश के लिए निहायत ही नुकसानदेह साबित होगा। कुछ दिनों पर थूक कांड, तरह तरह के ये प्रायोजित तरीके किए गए, पथराव किए गए, रामचरितमानस को जलाया गया, राम को काल्पनिक बताया गया। इससे ये सिद्ध होता है कि ये सनातन एंटी सनातन है, इन्हें सनातन से बहुत दिक्कत है। तो जिन्हें सनातन से दिक्कत है वहाँ सनातन के कार्यों में इनका क्या काम है? मेरे अंगने में तुम्हारा क्या काम? ऐसा है कि कुछ लोगों ने ठान लिया है कि हमको देश को बांटना है और उसी दिशा में ये सब कदम उठाया जा रहा है। इस टाइप की ये परंपरा चलेगी तो परंपरा फिर एक ही तरफ थोड़ी रहेगी। ये परंपरा फिर सब पूरे प्रदेश और देश में रहेगी। फिर जहां आज हिंदू समाज के लोग उठा रहे हैं वहीं कल को मुस्लिम समाज उठाएंगे। क्यों? त्योहारों मेलों के अंदर दुकानें, मैं इस चीज़ के खिलाफ। उत्तर प्रदेश के जो निवासी हैं उनको इस समाजवादी पार्टी, जिसका केवल और केवल ध्यान अपने मुस्लिम वोट बैंक पर रहता है, कोई उम्मीद नहीं। सत्ता में अब आज की राजनीतिक कुंजी खोलते हैं, जिसमें चुनावी राज्यों की तो खबर है ही, उस राज्य की भी खबर है जहां कुछ ही दिन पहले चुनाव खत्म हुए थे, नई सरकार बनी थी। इस राज्य का नाम है जम्मू कश्मीर, जहां अब भी कुछ नेताओं का चुनावी स्विच ऑफ नहीं हुआ है और विधानसभा में अनुच्छेद 370 वाले मुद्दे को फिर गर्म तवे पर चढ़ाने की कोशिश हुई है। चुनावी राज्यों की बात करें तो झारखंड में आज पीएम मोदी ने पहली चुनावी रैली की। यहां भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पीएम मोदी ने नुकीले हमले किए। इसके बाद दो बड़े अपडेट महाराष्ट्र से होंगे, जहां विपक्ष की मांग पर चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटा दिया। और आपको ये भी बताएंगे कि महाराष्ट्र में आज जब नाम वापस लेने की समय सीमा खत्म हो गई है तो बागियों का मौजूदा स्टेटस क्या है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं झारखंड से, जहां पीएम मोदी ने आज दो रैलियां की। पहली रैली गढ़वा के चेतना गांव में श्री कृष्ण गौशाला मैदान में हुई, दूसरी रैली चाईबासा में हुई। 70 मिनट के अपने भाषण में पीएम मोदी ने एक बार भी हेमंत सोरेन का नाम नहीं लिया, लेकिन 5 मुद्दों पर झारखंड सरकार को घेरा और सत्ता परिवर्तन के लिए वोट देने की अपील भी की। पीएम मोदी ने कहा कि जिन्होंने झारखंड गठन का विरोध किया, आज जेएमएम सरकार उनकी गोद में है। पीएम का इशारा लालू यादव पर था। उन्होंने कहा था कि मेरी मौत पर ही झारखंड बनेगा। पीएम मोदी ने हेमंत सरकार पर आरोप लगाया कि राज्य में पेपर लीक का उद्योग बनाया गया है। झारखंड में दुर्गा मूर्ति विसर्जन के दौरान पथराव किया जाता है। पीएम ने कहा कि झारखंड में 5 साल में भ्रष्टाचार की सारी हदें पार हो गई हैं। पीएम मोदी ने बांग्लादेशी घुसपैठियों का मुद्दा भी उठाया और कहा कि वोट पाने के लिए घुसपैठियों को झारखंड में बसाया जा रहा है। कुल मिलाकर पीएम मोदी ने अपनी पहली ही रैली से झारखंड का चुनावी एजेंडा सेट कर दिया। हालांकि हेमंत सोरेन ने आज एक चुनावी रैली से पीएम मोदी के आरोपों का जवाब भी दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने 20 वर्षों से झारखंड का विकास रोक रखा था। झारखंड में पहले चरण की वोटिंग के लिए 43 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव होने हैं। और अब दीपावली के पटाखों पर ब्रेक लगने के बाद चुनावी धमाकों की आवाज तेज हो गई है। जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, ये तीनों दल घोर परिवारवादी है। ये लोग चाहते हैं कि सत्ता की चाबी केवल इन्हीं के परिवार के पास रहे। भ्रष्टाचार,
दीमक की तरह देश को खोखला करता है। झारखंड ने तो बीते 5 सालों में देखा है कि कैसे जेएमएम कांग्रेस आरजेडी सरकार ने भ्रष्टाचार की सारी सीमाएं तोड़ दी है। मुख्यमंत्री हो, मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो, ऐसा कोई बचा नहीं जिन पर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप नहीं है। ये तीनों दल घुसपैठिया समर्थक है। बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोट पाने के लिए ये इन घुसपैठियों को पूरे झारखंड में बता रहे हैं कि पानी सिर के ऊपर से गुजरने लगा है। जब घुसपैठ का मामला कोर्ट में जाए और प्रशासन इससे इनकार करे तो पता चलता है कि सरकारी तंत्र में ही घुसपैठ हो चुकी है। अभी बोलता है एनआरसी लागू करेंगे, यूसीसी लागू करेंगे। हमने कहा ना या एनआरसी चलेगा ना यूसीसी चलेगा, यहां चलेगा तो सीएनटी एक्ट चलेगा, एसपीटी एक्ट चलेगा और पेशा कानून चलेगा। पीएम मोदी की आज की रैली से पहले कल बीजेपी ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को बड़ा झटका दिया। झारखंड चुनाव के लिए नामांकन के दौरान हेमंत सोरेन के प्रस्तावकों में शामिल रहे मंडल मुर्मू बीजेपी में शामिल हो गए। मंडल मुर्मू शहीद सिदू कान्हू के वंशज हैं। दावा है कि मंडल मुर्मू के पाला बदल लेने से बीजेपी के लिए परिस्थितियां कुछ फायदेमंद हो सकती हैं। अगली खबर महाराष्ट्र की है, जहां चुनाव से पहले आज का दिन बागी मनाओ दिवस के रूप में याद किया जा सकता है, क्योंकि आज महाराष्ट्र चुनाव के लिए नाम वापसी की अंतिम तारीख थी और रिकॉर्ड संख्या में बागियों ने नाम वापस भी लिए। टीवी9 के पास जो जानकारी थी उसके मुताबिक महायुति में कुल 35 बागी उम्मीदवार थे और एमवीए में 14 बागी थे। दावा है कि आज कुल 49 बागियों ने नाम वापस लिया है, जिसमें सबसे बड़ा नाम बीजेपी के पूर्व सांसद गोपाल शेट्टी का है। गोपाल शेट्टी ने निर्दलीय चुनाव न लड़ने का फैसला किया है। आज सुबह बोरीवली सीट पर उन्होंने नामांकन वापस ले लिया। बीजेपी ने बोरीवली सीट से संजय उपाध्याय को टिकट दिया था, जिससे नाराज होकर 29 अक्टूबर को नामांकन के आखिरी दिन उन्होंने नॉमिनेशन किया था। उन्होंने कहा था कि उन्होंने ये फैसला टिकट की चाहत में नहीं बल्कि स्थानीय कार्यकर्ताओं की चिंता को लेकर लिया है। कार्यकर्ताओं को लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है। कांग्रेस के मुख्तार शेख ने पुणे के कस्बा पेठ विधानसभा क्षेत्र से नामांकन वापस ले लिया है और पार्टी के आधिकारिक उम्मीदवार रविंद्र धांगेकर को समर्थन देने की घोषणा की है। हालांकि माहिम की सीट ऐसी रही जहां शिवसेना शिंदे के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले सदा सरवणकर पर नाम वापसी का काफी दबाव था, लेकिन उन्होंने अपना नाम वापस नहीं लिया और उनका मुकाबला महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे से होगा। इसे बगावत तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन दोस्ताना मुकाबला जरूर कहा जा सकता है, क्योंकि एकनाथ शिंदे और राज ठाकरे के संबंध बहुत अच्छे हैं। एक तरफ हमारे बहुत सारे जो कार्यकर्ता रिबेल इस नाते अगर उन्होंने एनर्जी भरा होगा तो वो अभी वापस लेने की प्रक्रिया हो गई है और अभी हम एक दिल से महायुति की तरह चुनाव लड़ेंगे। हमारे सभी लोग ने पीछे लिया है। हमारा सबका कहना यही है कि महाविकास आघाड़ी का जो अधिकृत उम्मीदवार होगा उसके लिए सभी मिलके काम करेंगे। जितने भी हमारे थे सभी ने पीछे ले लिया है और आने वाले दिनों में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनानी है। There are some rebels, of course, there. We could successfully withdraw their forms. Some of them are remaining. I don't think which is going to affect the election as much because Bharatiya Janata Party कार्यकर्ता has a very different makeup where they follow finally the party orders.
एक तरफ राजनीतिक दल बागियों से निपटने में लग रहे हैं तो दूसरी तरफ महाराष्ट्र की मौजूदा डीजीपी का पत्ता कट गया है। चुनाव आयोग ने महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा एक्शन लेते हुए राज्य की पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी रश्मि शुक्ला को हटाने का आदेश दिया है। कांग्रेस, शिवसेना, यूबीटी समेत कई राजनीतिक दलों ने रश्मि शुक्ला पर भेदभाव करने का आरोप लगाया था, जिसके बाद आज चुनाव आयोग ने उनका तत्काल प्रभाव से ट्रांसफर कर दिया। साथ ही मुख्य सचिव को कल दोपहर 1 बजे तक 3 आईपीएस अधिकारियों का पैनल भेजने का भी निर्देश दिया है, जिसके बाद नए डीजीपी की नियुक्ति होगी। चुनाव आयोग के फैसले का विपक्ष ने स्वागत किया है। कांग्रेस नेता विजय वंडेटीवार ने सोशल मीडिया पर लिखा कि चुनाव आयोग का डीजीपी के ट्रांसफर के फैसले का हम स्वागत करते हैं। इस फैसले से यह साफ हो गया है कि गठबंधन की यह सरकार बेईमान है। महाराष्ट्र की डीजीपी रश्मि शुक्ला को काफी लंबी समय से हटाने की मांग होती रही है। कांग्रेस ने 3 बार उनकी शिकायत की थी। कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी का आरोप है कि रश्मि शुक्ला बीजेपी की मदद करती थी, विपक्षी नेताओं के फोन टैप करती थी। रश्मि शुक्ला के खिलाफ एफआईआर दर्ज है। इन आरोपों के साथ विपक्ष लगातार ये सवाल उठा रहा था कि जब झारखंड में डीजीपी को बदला जा सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं। हालांकि अब विपक्ष चुनाव आयोग के फैसले का स्वागत कर रहा है, लेकिन सवाल यह है कि उन्हें हटाने में इतना समय क्यों लगा। चुनाव आयोग का मैं धन्यवाद करूंगा। जिस तरह से एक आईपीएस पोस्ट पे बैठकर राज्य की पुलिस महासंचालक पद पे बैठने के बाद बीजेपी को सपोर्ट करने वाली ये अधिकारी थी, अपोजिशन वालों के फोन टैपिंग करने का काम ये कर रही थी। इनके बारे में हमने कई बार कंप्लेंट की, इनके ऊपर एफआईआर था। कांग्रेस इस प्रकार से किसी भी महिला अधिकारी को सार्वजनिक तरीके से टारगेट करना और टॉर्चर की तरफ लेके जाना, इस प्रकार का रवैया कांग्रेस का, ये अच्छी बात नहीं है। ये कांग्रेस के ऊपर भी कभी उल्टा हो सकता है। पुलिस कमिश्नर्स हों या पुलिस में कार्यरत हों, उनके ट्रांसफर इलेक्शन कमीशन ने जो कहा है वो इन पे क्यों नहीं लागू हो रहा था, तो कहीं ना कहीं उनका कोई समर्थन कर रहा था, और वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, वहां से हो रहा था। अब इलेक्शन कमीशन ने ये निर्णय लिया है, हम उसका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा और जनता के हित में होगा। अब तो ये भूमिका स्पष्ट करे महाविकास आघाड़ी के लोग कि चुनाव आयोग निष्पक्ष है कि नहीं। आज निर्णय रश्मि शुक्ला के ट्रांसफर का उन्होंने मांग की और हुआ, तब आज चुनाव आयोग निष्पक्ष, कल इनके मन का नहीं हुआ तो पक्षपाती, ये दोगलापन कांग्रेस न करे। सरकार की नीति इससे स्पष्ट हो चुकी है कि प्रशासन का वापर करके इलेक्शन जीतने का जो इनका मंसूबा था, इनकी जो हमेशा की आदत थी, उसको एक चपराक तो देर आए दुरुस्त आए। चुनाव आयोग ने ये स्टेप ली है, जिस तत्परता से, जितनी स्पीड से उन्होंने पश्चिम बंगाल और झारखंड के डीजीपी को हटाया था, यहाँ थोड़ा देर लगा है, लेकिन फिर भी हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। सत्ता में अब बात सुपर पावर अमेरिका की चुनावी सत्ता की, जहां अब से सिर्फ 24 घंटे के बाद इस बात के लिए वोट डाले जाएंगे कि अमेरिका में अगले 4 वर्षों तक किसकी सत्ता होगी। रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की या डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस की। कल ये तय होगा कि क्या अमेरिका इतिहास रचेगा, क्या पहली बार अमेरिका में कोई महिला राष्ट्रपति बन पाएगी, या फिर डोनाल्ड ट्रंप सबसे बड़ा कमबैक करेंगे और 4 वर्षों के बाद एक बार फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति बनेंगे। इस सब का फैसला होने में कुछ ही घंटों का समय बाकी है, क्योंकि अमेरिका में वोटिंग और काउंटिंग दोनों एक साथ होते हैं। यानी वोटिंग शुरू होने के कुछ देर बाद काउंटिंग भी शुरू हो जाती है। वोटिंग खत्म होने का इंतजार नहीं करना पड़ता, लेकिन वहां कुछ राज्यों में चुनाव बैलेट पेपर से होते हैं, इसलिए नतीजों में थोड़ा ज्यादा समय लगता है। इतना ही नहीं, अमेरिका में भारत की तरह चुनाव से 2 दिन पहले प्रचार को खत्म करने का नियम नहीं है। वहां कल वोटिंग है और आज भी प्रचार चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस दोनों आखिरी वक्त तक बढ़त बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं, और सत्ता के लिए इसी कोशिश पर हमने एक विशेष कुंजी तैयार की है, जिससे आप 360 सेकंड में ये समझ पाएंगे कि अमेरिका चुनाव का विनिंग फैक्टर क्या है, जिसे अमेरिका में स्विंग स्टेट कहते हैं। लेकिन पहले ग्राउंड रिपोर्ट और तीखे हमलों पर आधारित ये रील देखिए।
अमेरिका में हो रहे राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पूरी दुनिया की नज़र है। ऐसे में टीवी 9 की टीम अमेरिका के अलग अलग शहरों में जाकर वहां पर मौजूद लोगों से बात कर रही है कि आखिरकार व्हाइट हाउस में किसकी एंट्री होगी। मेरा चॉइस इस बात पे है कि कौन है जो कि बेस्ट करेगा अमेरिका के लिए। उसमें ना कलर आता है ना जेंडर आता है, कुछ भी नहीं आता है। वो वही बंदा कर सकता है जो कि जिसके पास एक ड्रीम हो कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कि हमें ट्रंप क्यों चाहिए, वो हमारे भारत के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए वो अच्छे हैं, क्योंकि जो टैक्स डिडक्शन होता है उसमें भी और दूसरा कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स उसको जो कंट्रोल कर सकेगा। स्विंग स्टेट की बात करें उससे पहले ये समझिए कि अमेरिका में चुनाव कैसे होते हैं। अमेरिका में मुख्य तौर पर दो दल हैं, रिपब्लिकन पार्टी जिसके राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप हैं और दूसरी है डेमोक्रेटिक पार्टी जिसकी उम्मीदवार कमला हैरिस है। पहले दोनों दल अपने अपने उम्मीदवार का चयन करते हैं। अमेरिका में 50 राज्य हैं और हर राज्य के पास इलेक्टोरल वोट होते हैं। जितनी ज्यादा जनसंख्या उतने ज्यादा वोट। इन सभी राज्यों के लोग अपनी पसंदीदा पार्टी को वोट करते हैं, जिससे ये तय होता है कि 538 इलेक्टोरल वोट्स किसके पास जाएंगे और इसी से राष्ट्रपति चुनाव का फैसला होता है। इसे ही इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम कहते हैं, जिसमें सीधे जनता के वोट से राष्ट्रपति नहीं चुना जाता। हर राज्य में जो पार्टी सबसे ज्यादा वोट पाती है उसके सारे इलेक्टोरल वोट उस पार्टी को मिल जाते हैं। राष्ट्रपति चुने जाने के लिए कम से कम 270 इलेक्टोरल वोट की जरूरत होती है। पिछले चुनाव की बात करें तो 2020 में डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार जो बाइडेन को 306 इलेक्टोरल वोट मिले थे, जबकि रिपब्लिकन पार्टी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रहे पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 232 इलेक्टोरल वोट मिले थे। कभी कभी ऐसा होता है कि एक उम्मीदवार को पूरे देश में सबसे ज्यादा लोगों के वोट मिलते हैं, इसे पॉपुलर वोट कहते हैं। लेकिन ज्यादा वोट मिलने पर भी इलेक्टोरल वोट कई बार कम पड़ जाते हैं, इसीलिए अंत में वही जीतता है जिसे 270 इलेक्टोरल वोट मिलते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति चुनावों में कुछ प्रमुख राज्यों को बैटल ग्राउंड स्टेट्स या स्विंग स्टेट्स कहा जाता है। स्विंग स्टेट्स पर हर किसी की नजर होती है। इन राज्यों में चुनाव का नतीजा किसी भी दिशा में जा सकता है और ये राज्य राष्ट्रपति चुनावों में गेम चेंजर माने जाते हैं। अमेरिका में 7 ऐसे राज्य हैं जहां कुल 117 इलेक्टोरल वोट्स हैं। इनकी चर्चा स्विंग स्टेट के रूप में हो रही है। अगर पिछले चुनाव की बात करें तो पेंसिल्वेनिया में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, मिशिगन में 2016 में रिपब्लिकन और 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, एरिजोना में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, जॉर्जिया में 2020 में डेमोक्रेट्स की जीत हुई थी, नॉर्थ कैरोलिना में दोनों पार्टियों के बीच करीबी का मुकाबला था, विस्कॉन्सिन भी पारंपरिक रूप से स्विंग स्टेट है और फ्लोरिडा भी एक बड़ा स्विंग स्टेट है। इन 7 राज्यों में 117 सीटें हैं, जिसमें विस्कॉन्सिन में 10 इलेक्टोरल वोट हैं, मिशिगन में 15 इलेक्टोरल वोट, पेंसिल्वेनिया में 19, एरिजोना में 11, नॉर्थ कैरोलिना में 16, जॉर्जिया में 16 और फ्लोरिडा में 30 इलेक्टोरल वोट हैं। पिछली बार भले ही स्विंग स्टेट्स में ट्रंप पिछड़ गए थे, लेकिन इस बार का जो आखिरी सर्वे है उसमें ट्रंप कड़ा मुकाबला करते हुए दिख रहे हैं और कमला की राहों में बहुत कांटे हैं। इस सब के बीच आइए आपको बताते हैं कि देखिए किस तरह से स्विंग स्टेट में कैसे तय होता है अमेरिका का राष्ट्रपति। और ये देखिए डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस को किस स्टेट में कितने प्रतिशत वोट मिल रहे हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। नेवादा में डोनाल्ड ट्रंप 46% पे हैं तो कमला हैरिस उनसे थोड़ा आगे हैं 49% पर। नॉर्थ कैरोलिना में 46% पर डोनाल्ड ट्रंप है और कमला हैरिस 38% पर हैं। और विस्कॉन्सिन में डोनाल्ड ट्रंप 47% पर हैं तो कमला हैरिस 49% पर हैं। इसके आगे जॉर्जिया में देखिए यहाँ पर भी 47% पर हैं डोनाल्ड ट्रंप तो 48% पर हैं कमला हैरिस। पेंसिल्वेनिया में 48 पर दोनों बराबर का मुकाबला है और मिशिगन में भी दोनों के बीच बराबर का मुकाबला है, लेकिन एरिजोना में डोनाल्ड ट्रंप के पास बढ़त है कमला हैरिस की तुलना में। इस सब के बीच आयोवा राज्य का एक सर्वे भी आया है जिसमें ट्रंप को पिछड़ते हुए दिखाया गया है। यह सर्वे सेल्जर पोल ने किया है, जिसके मुताबिक आयोवा राज्य में 47% लोगों ने माना है कि कमला हैरिस आयोवा में जीतेंगी, जबकि सिर्फ 44% का मानना है कि ट्रंप की जीत होगी। इस पोल ने अमेरिका में बड़े बड़े इलेक्शन एक्सपर्ट्स को हैरान कर दिया है, क्योंकि अमेरिका में सेल्जर के सर्वे को सम्मान की नजर से देखा जाता है। और हूटा बज गया है, यानी आज का वक्त खत्म हो गया है। सत्ता में आज के लिए इतना ही। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से हमारी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे दें इजाज़त।